पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष है बिना अच्छे दिन नहीं आते। दो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को सौर्या इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम दोस्तों कुछ 20 यानी कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या इसमें सही आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिया है मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आर डी बनर्जी। यानी कि मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था, आर डी बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज है 1922 में आर डी बनर्जी ने किया था। 1922 में कौन किए थे, आर डी बनर्जी ने की थी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता 18 से लेकर के 1872 से 73 में सर कौन दिए थे, अलेक्जेंडर। कौन, सर अलेक्जेंडर। कौन कहते, अलेक्जेंडर। यहाँ पे ए बी है ना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कौन थे, कनिंघम थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण किस शहर में होगा। देखो ये किस शहर में होने वाला है, तो देखिए बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि यानी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई होगा। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि मुंबई में वर्ष 2023 यानी कि वर्ष 2023 तक भारत में पहली भूमिगत सुरंग होगी। ठीक है, जो शहर के तटीय सड़क यानी कि तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा होगा। क्या होगा, हिस्सा होगा। ठीक है, अब मुंबई में जो है तटीय राजमार्ग परियोजना 2 सुरंगों का निर्माण होगा। कितने सुरंगों का, 2 सुरंगों का निर्माण होगा। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.07 किमी हो जाएगी, यानी कि किमी होगी। सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 2.07 किमी होगी। ठीक है, जो 1 किमी समुद्र में होगा, जो 1 किलोमीटर जो किमी होगा, जिनमें से जो 1 किमी होगा दोस्तों आपका वो समुद्र के नीचे स्थित होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है समुद्र के जो तट के जो 20 मीटर गहरी पर बनाई जाएगी, 20 गहरी बनाई जाएगी। ठीक है, और इसमें देखिए परियोजना का कुल लागत इसमें जो आएगा दोस्तों, इस परियोजना का जो है कुल लागत आ जाएगा 279.844। ठीक है, करोड़ क्या आएगा, करोड़ में आएगा। ठीक, इसकी लागत आएगी। और इसकी तैयारी जो होगी दोस्तों, यानी इस सुरंग को 8 से 9 यानी कि 9 महीने में पूरा किया जाएगा। 8 से कितने महीने में, 8 से 9 महीने में इस सुरंग को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है। कौन सा राजवंश सबसे पुराना है, तो देखिए क्या दिया, मौर्य वंश दिया है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश, कुषाण दिया हुआ है और कल्व दिया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है, मौर्य वंश सबसे पुराना है। ठीक है, तो मौर्य वंश का इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी संस्थापना की थी। ठीक है, किसकी संस्थापना, मौर्य वंश की स्थापना। और कब, 325 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कौन, मौर्य वंश चल रहा था। ठीक है, दौरान भारत के किसमें महाद्वीप में मौजूद था, कहाँ महाद्वीप में मौजूद था। चलिए और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, ये क्या है, गुप्त। तो गुप्त वंश की बात अगर हम करते हैं तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। यानी कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसकी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, गुप्त साम्राज्य। कौन था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, गुप्त ने किए थे। ठीक है, और इसके बाद आ गया कुषाण, यानी कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का एक समकालीन साम्राज्य था। ठीक है, जिसका गठन पहली शताब्दी के प्रारंभ में कौन किए थे, बैक्ट्रियन कौन किए थे, बैक्ट्रियन किए थे। कौन किए थे, बैक्ट्रियन। ठीक है, कौन किए थे, बैक्ट्रियन किए थे। ठीक है, उसके बाद कौरव जो है वासुदेव कौरव ने, वासुदेव कौन, वासुदेव, अरे
किसी कौरव की बात करें तो वासुदेव कौरव, ठीक है। वसुदेव कौरव जो है 75 ईसा पूर्व में कौरव की स्थापना की थी। किसकी? कौरव की स्थापना की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना था, तो मौर्य वंश क्या था? सबसे पुराना था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कह रहा है कि एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है, यानी कि काटा हुआ हीरा तो किसकी वजह से? देखिए यानी कि कुछ निहित गुण, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी आणविक संरचना और प्रकाश का अवशोषण। तो इसका क्या होता है कि एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। इसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरह से, ठीक है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन निम्न में से जो है किया जा सकता है, जैसे कि हीरा हो गया, हीरा में हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरा में, ठीक है। और ऑप्टिक फाइबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्टिक, क्या हो जाएगा? ऑप्टिक फाइबर, फाइबर में भी क्या होता है? पूरा आंतरिक परिवर्तन होता है। और पेरिस्कोप हो जाता है, क्या होता है? पेरिस्कोप, यानी कि पेरिस्कोप में भी पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। और दूसरा लास्ट आ जाता है आपका दूरबीन, क्या होता है? दूरबीन। तो इन चारों में जो है पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? चलिए देखिए, तो वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने विकास के बाद से विश्व के लगभग जो है अपने विकास के बाद 160 यानी कि 160 देशों ने इस पर जो है प्रणाली को किसी न किसी रूप में अपनाया है। किसी न किसी में कितने? 160 ने जीएसटी को। तो अभी आप जानते हैं कि भारत में भी क्या होगा? जीएसटी लगाया गया है, ठीक है। क्या लगाया गया है? जीएसटी लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा पेशवा बाजी यानी कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके कारण द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था? तो क्या होगा? बसाइन की संधि, लाहौर की संधि, सूरत की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बसाइन की संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसाइन की संधि। देखो क्या होता है कि पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो है पहला की अगर बात करें तो कब हुआ था? 1775 से लेकर के और 1782 में, ठीक है। पहला और किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश आईसी और मराठा के बीच। ब्रिटिश आईसी का पहला ही हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था दोस्तों, दूसरा आपका हुआ था 1803 से लेकर के 1805 में, और इनके बीच में हुआ था ब्रिटिश आईसी और मराठा के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता है? किस समाज सुधारक को? तो आपका आंसर दिया है E.B. रामास्वामी नायकर और C.V. रमन पिल्लई, B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले यानी कि इस तरह के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा E.B. रामास्वामी नायकर, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि रमन पिल्लई को, ठीक है, किनको? रमन पिल्लई को बीपी के नाम से भी जाना जाता था। किसके? बीपी यानी सीबी को नाम से किसने जाना जाता है? सीबी नहीं नाम से, किसके नाम से जाता है? सीबी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे? रमन पिल्लई को। तो रमन पिल्लई को सीबी के नाम से भी जाना जाता है। और B.R. अम्बेडकर साहब को क्या यानी कि बाबा साहब किसमें जाना जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। और ज्योतिबा फूले को बाबा फूले नाम से जाना जाता है। किससे? बाबा फूले नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने प्रस्तावित स्मार्ट गोल्ड यानी कि एक्सचेंज के नियामक के रूप में निम्नलिखित में से किस
नामित किया जाता है। किसे नामित किया जाता है? तो आरबीआई को, वित्त मंत्रालय को, ठीक है, और सेबी को, और कारपोरेट का कार्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेबी। क्या हो जाएगा? सेबी हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला, किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि किसमें? वित्त मंत्री जो है निर्मला, ठीक है, निर्मला सीतारमण। किसका क्या नाम है? सीतारमण। रमण ने सीबी को प्रस्तावित स्मार्ट गोल्ड, किसका? स्मार्ट गोल्ड एक्सचेंज के नियम के अनुरूप में नामांकित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा किया था? यानी कि आंसर हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें अब हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए 1941 में 1941, ठीक है, 1941 में बर्लिन में एक भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। ठीक है, और देखिए जुलाई 1943 में जर्मनी से जापानी, ठीक है, नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे थे। ठीक है, और वहाँ से जो है अपना प्रसिद्ध काल यानी कि दिल्ली चलो का जारी किया। ठीक है, और 21 अक्टूबर क्या यानी कि 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और 1945 में दोस्तों यानी कि एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कब? 1945 में एक विमान दुर्घटना के अनुसार जो है मृत्यु हो गई थी। और इनका नारा क्या था दोस्तों? इनका नारा था दिल्ली चलो और जय हिंद। क्या इनका सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? दिल्ली चलो और क्या था? जय हिंद। क्या था? जय हिंद इनका नारा था। किनका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, और इसके बाद है इनकी आत्मकथा क्या था? द इंडियन स्ट्रगल इनका जो है आत्मकथा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वयस्क मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा, यानी कि वयस्क मनुष्य के लिए यानी कि हम मनुष्य जो है कि श्रव्यों को सुन सकते हैं, यही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20, इसमें क्या दिया? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से, और 21,000 से लेकर के 50,000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज से लेकर के 120 किलो हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया? दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया, तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ और इब्राहिम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? यानी कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ तो उससे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसका सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, और साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, और क्या हो जाएगा? रौलट अधिनियम यानी कि व्यवस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रौलट अधिनियम व्यवस्थापन। ठीक है, देखिए रौलट अधिनियम 1919 में, कब? 1919 में पारित किया गया था, और मार्च जो है मार्च में, कब? मार्च 1919, ठीक है, मार्च 1919 में, ठीक है, 1919 में कानून बन गया। क्या हुआ था? कानून बनाया गया था। ठीक, और देखिए 13 अप्रैल यानी कि कब? आपको पता ही है कि 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है,
और इसके मुख्यतः इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोलट अधिनियम के दौरान, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का क्या था, वायसराय था। कौन थे वायसराय, कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड क्या थे वो, क्या थे, वायसराय थे। किस, रोलट अधिनियम व्यवस्थापन के नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान, संविधान, ठीक है, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम जिसने 10वीं अनुसूची को जोड़ा को सामान्यतः इस रूप में जाना जाता है, यानी कि किसमें, इस रूप में जाना जाता है। देखिए क्या है, ऑप्शन दिया है, नागरिक अधिकरण संरक्षण अधिनियम, ठीक, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अधिनियम, और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि दल बदल विरोध कानून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून, इसके अनुसार, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून जो है कब, 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा, संसद द्वारा पारित किया गया था, और 2002 में इसे लागू किया गया था, 2002 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ क्विज बताना चाहते हैं। क्विज क्या है, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। यही फैक्ट बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बेरी बेरी निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग, यानी कि बेरी बेरी निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1, प्रोटीन, और विटामिन C, वसा। तो क्या इसका राइट हो जाएगा, विटामिन B1। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थायमिन। इस थायमिन का क्या कहा जाता है, थायमिन, ठीक है। बेरी बेरी रोग को क्या कहते हैं, थायमिन भी बोलते हैं, ठीक है। और रोग देखिए दो प्रकार के होते हैं। बेरी बेरी रोग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बेरी बेरी रोग कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो पहला क्या है, पहला है गीली बेरी बेरी रोग। क्या है, गीली, पहला है गीली बेरी रोग, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। और दूसरा जो है, दूसरा है आपका दोस्तों सूखी बेरी बेरी रोग, ठीक है। यानी कि दो प्रकार के होते हैं बेरी बेरी रोग, दो प्रकार के होते हैं, एक गीली बेरी बेरी रोग और दूसरा सूखी बेरी बेरी रोग। तो गीली बेरी बेरी रोग में क्या होता है, गीली बेरी बेरी रोग में हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। किसको, हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। और सूखी बेरी बेरी रोग जो है नसों को नुकसान पहुंचाती है। क्या, नसों और मांसपेशियों में जो है कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्वत युवा वलित पर्वतों का उदाहरण नहीं है, यानी कि रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ठीक, और हिमालय पर्वत और यूराल पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूराल पर्वत। क्या हो जाएगा, यूराल पर्वत, ठीक है। अब देखिए वली पर्वत में दो प्रकार के होते हैं। वली पर्वत जो होते हैं, वली पर्वत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। एक तो युवा होता है, एक क्या होता है, युवा होता है, और दूसरा क्या होता है, पुराना होता है। क्या होता है, पुराना होता है। तो जिनमें से ये तीनों क्या हैं, आपके युवा हैं, और यूराल क्या है, पर्वत, यूराल पर्वत पुराना है, ठीक है। देखिए युवा में क्या होता है, ये हाल ही में की होते हैं, और ये क्या, पुराना पहाड़ों से ऊंचे होते हैं। ये क्या होते हैं, पुराने पहाड़ों से ऊंचे होते हैं। और इसमें देखिए एंडीज पर्वत और हिमालय पर्वत और रॉकी पर्वत, ये सब क्या हैं, ये युवा हैं, युवा वलित हैं। क्या है, युवा वलित हैं। और युवा में देखें, यानी कि पुराना में क्या आएंगे, पुराने पहाड़ में आएंगे, वे वर्षों पहले बने होते हैं। इनमें कोमल ढलान होता है। क्या होता है, कोमल, जो ढलान होते हैं बहुत कोमल होते हैं। और यूराल पर्वत में जो है, यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और एलाचीवन पुराने हैं, तथा पुराने पहाड़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है। अगले क्वेश्चन में है, देखते हैं। जल में अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं सल्फाइड आयन,
सल्फाइड आयन, क्लोरो आयन और हाइड्रो आयन और हाइड्रा आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए अर्हेनियन के अनुसार, के आधार के अनुसार अम्ल में होते हैं जो पानी से घुलने पर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? तो क्या केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य या जो भाषाई आधार पर बना था। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर को। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर को। ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 में इसकी गठन हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसमें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले देखते हैं मणिपुर में है या मिजोरम में है या सिक्किम में या त्रिपुरा में। यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। अब देखिए सिक्किम, यह म्यांमार, नागालैंड, ठीक है। मणिपुर की अगर बात करेंगे हम, मणिपुर, म्यांमार और नागालैंड, असम और मिजोरम और राज्यों के साथ क्या सीमा साझा करता है। ठीक है। और मणिपुर के जो है, मणिपुर के सीएम, वर्तमान सीएम कौन है? बीरेन सिंह है। कौन है? बीरेन सिंह। कौन है? बीरेन सिंह है। ठीक है। और इनके राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नजमा। ठीक है। कौन है? नजमा है। ठीक। और भाषा क्या वहाँ की है? मेईतिलान है। क्या है? मेईतिलान है, यानी कि मेईतिलान मणिपुर की भाषा है। चलिए अगला, इसमें हम लोग देखते हैं मिजोरम की बात करें अगर, तो मिजोरम में देखिए, मिजोरम असम, त्रिपुरा और मणिपुर में जो है अपना सीमा साझा करता है। और मिजोरम के जो सीएम हैं जोरथांगा। कौन है? जोरमथांगा। कौन है? जोरमथांगा इसकी कौन है? सीएम है किसके? मिजोरम की। और राज्यपाल कौन है इसकी? तो मिजोरम के राज्यपाल हैं PS। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए और इसमें अगर सिक्किम की हम देख लेते हैं, तो सिक्किम का राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद हैं। गंगा प्रसाद जो है सिक्किम की राज्यपाल हैं। ठीक है। और इसके बाद राजधानी, चलिए इसकी राजधानी, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक है ना। गंगटोक क्या इसकी राजधानी है? गंगटोक इसकी राजधानी है। ठीक है। और इसमें यह अपने दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ एक सीमा साझा करता है। ठीक। और भूटान, नेपाल, चीन के साथ ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा था, इसीलिए सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं त्रिपुरा में। ठीक है। तो त्रिपुरा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? अगरतला है। क्या है? अगरतला है किसकी? त्रिपुरा की राजधानी। ठीक है। और सीमा साझा किस कहाँ क्या करते हैं? बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ ये क्या सीमा साझा करता है। हाँ। और इसके सीएम कितने हैं? मिजोरम यानी कि त्रिपुरा का सीएम कौन है? त्रिपुरा का सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। यानी कौन है? बिप्लब कुमार देव। यानी कि बिप्लब कुमार देव। ठीक है। इसके जो है सीएम। और राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस इसके जो है राज्यपाल हैं। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किसके आवर्तन, यानी कि आवर्तन में सबसे सफल रही है। यानी कि हरित क्रांति किसकी आवर्तन में सबसे सफल रही है। तो गेहूं, आलू, जौ और चावल, चाय और कॉफ़ी
और गेहूं और चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के आवर्तन यानी कि आवर्तन में हरित क्रांति सबसे सफल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष यानी कि पुरुष यानी कि पार्श्व गायक श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो बी प्राक हो गए, जानी हो गए, मनोज मुतंसिर हो गए और रोशाक कोहली हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्राक हो जाएगी। यानी कि वर्ष 2021 में फिल्म सम्मानित 2021 में, ठीक है, वर्ष 2021 में फिल्मों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिनमें से बी प्राक जो पुरस्कार ये मिला हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर ये हमारे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।